हेलो गाइस, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो है और आज की वीडियो में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, इसीलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कवर करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। मैं रिकमेंड करता हूँ ये वीडियो कंप्लीट देखने से पहले आप जो पहले की 2 वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में 2 टर्म आ रही हैं, एक है वेपर प्रेशर और एक है लिक्विड सॉल्यूशन। एक एक करके दोनों टर्म को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो, ऐसे सभी सॉल्यूशंस को हम लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें सॉल्वेंट लिक्विड जो होता है वो वॉलेटाइल टाइप का या वॉलेटाइल नेचर का होता है। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड्स जो एवोपरेट होकर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन लिक्विड्स को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट होगा वो वॉलेटाइल लिक्विड होगा, जबकि सॉल्यूट जो होगा वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों नेचर का हो सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो जिन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं वो 2 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। एक है लिक्विड इन लिक्विड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन और एक है लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे एक टर्म और आती है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट के अलावा सिर्फ एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट हो। एक ही सॉल्यूट का मतलब क्या है? जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो एक ही होता है जो एक्सेस या लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे वाटर प्लस NaCl लिया, मैंने वाटर एंड सोडियम क्लोराइड लिया, तो वाटर इसमें एक सॉल्वेंट है और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एक सॉल्यूट है, तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट है। इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वाटर में इथेनॉल मैंने मिक्स किया, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और इथेनॉल जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट है। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्लियर है? तो आज की वीडियो में हम 2 टाइप के बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिक्विड इन लिक्विड टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन एंड सेकंड टाइप के लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको बताया है वही सब कुछ लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वेपर प्रेशर, क्योंकि इस वीडियो में कई बार इस वेपर प्रेशर का जिक्र होगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट और बेसिक डेफिनेशन जो है वो पहले जान लीजिए, जिससे आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ने में आसानी लगेगी। देखो, मैंने आपको बताया था कि वॉलेटाइल लिक्विड्स का एक कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने एक एसीटोन लिया, एसीटोन एक वॉलेटाइल लिक्विड है। अब एसीटोन मैंने लिया और एसीटोन को मैंने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर में रख दिया। अब क्लोज कंटेनर में रखा तो एसीटोन वॉलेटाइल है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट होंगी। टेम्परेचर अगर कम होगा तो कम वेपर्स बनेंगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगी। टेम्परेचर सिर्फ इतना ही रोल प्ले करता है कि एवापोरेशन की रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, लेकिन एवापोरेशन वॉलेटाइल लिक्विड्स का हर टेम्परेचर पे होगा। ठीक, अब स्टार्टर में जैसे, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड है, इस लिक्विड में से वेपर्स बनना स्टार्ट हुई और वेपर्स के लिए बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इस वॉलेटाइल लिक्विड की वेपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगी। और एक्यूमुलेशन जैसे ही होगा वहाँ पे जो ये वॉलेटाइल लिक्विड की वेपर्स जो हैं उनके बीच में आपस में कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो एग्रीगेशन हो सकता है, और एग्रीगेशन होने को ही हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी कि अगेन वेपर्स लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। मतलब लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएंगी। इस ही स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि जो वॉलेटाइल लिक्विड है उसका कुछ अमाउंट तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो वेपर फॉर्म में यहाँ एम्प्टी स्टेट में, एम्प्टी स्पेस में आ जाएगा। अब ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर क्या करेंगे? एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कैसे बोल देंगे? ए लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर वेपराइज एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है? समझ में आ गया वेपर प्रेशर क्या होता है?
चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो हमने अभी सॉल्यूशंस के बारे में जो बात की थी उनमें से पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। अब लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमने एक क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हम यहाँ पे किस तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस। एक कंपोनेंट यानी कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। यहाँ पे एनसीईआरटी में कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 बोल रखा है। कंपोनेंट 1 जो है जनरली वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और कंपोनेंट 2 जो है वो सॉल्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे के पैरामीटर समझ लीजिए। और दोनों ही लिक्विड जो हैं, ये दोनों ही लिक्विड क्या हैं, वॉलेटाइल नेचर के हैं। मतलब ये दोनों को अगर आप क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो इन दोनों की ही वेपर्स बनेंगे और उनकी वजह से इनके ऊपर वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा सॉल्यूशन के ऊपर। अब ये दोनों ही कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 लिए और इनका कुछ अमाउंट जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर जो है पार्शियल वेपर, दोनों एक जो है दोनों की वेपर्स की वजह से टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है इस सॉल्यूशन के ऊपर उसको हमने बोल दिया पी टोटल। और इनकी वेपर प्रेशर की वजह से जो पार्शियल वेपर प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से वो P1 है और सेकेंड जो कंपोनेंट है उसकी वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो P2 है। सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन जो है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन है दैट आर x1 एंड सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन x2 हैं। ये सभी पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। अब इन सभी पैरामीटर्स मतलब टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, इन सभी के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले जो रिलेशनशिप बताया वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंकोइस मार्टी राउल्ट, जिसको हम राउल्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, पहला क्वेश्चन आया कि राउल्ट्स लॉ किसके लिए यूज़ किया जाता है कि टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताने के लिए जो लॉ यूज़ किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। अब राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है देखना, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए वॉलेटाइल लिक्विड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि जो सॉल्यूशन लेना है उसमें दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए, वॉलेटाइल नेचर के हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से उसका पार्शियल वेपर प्रेशर P1, सेकेंड कंपोनेंट की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर P2 ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब P1 जो है पार्शियल वेपर प्रेशर due to first component is directly proportional to mole fraction of first component present in solution is directly proportional, दोनों directly proportional होंगे। और जो सेकंड कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो सेकंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। प्रोपोर्शनल साइन हटा के प्रोपोर्शनेशन कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे P1 इक्वल टू हो जाएगा P1 नोट x1। इसी तरह से यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा P2 नोट x2। अब P1 नोट और P2 नोट क्या है, P1 नोट जो है वो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, ठीक है। जो कंपोनेंट 1 है उस कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसको P1 नोट बोल रहे हैं। और P2 नोट क्या है कि सेकंड कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है उसको हम P2 नोट बोल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमने P1 P2 और x1 x2 इनके बीच में रिलेशन हमने निकाल लिया है। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं ना, ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया या फिर ये वैसे लिखे हुए हैं, इसको मैं अगर मार्क कर दूँ यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला रिलेशन और कौन सा, ये वाला रिलेशन। दो रिलेशन आपको समझ में आ गए, P1 इक्वल टू P1 नोट x1 और P2 इक्वल टू P2 नोट x2। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अभी हमने 5 पैरामीटर बताए थे, P1 P2 ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 थे, x1 x2 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2 इन सॉल्यूशन स्टेट थे, और एक था टोटल प्रेशर है ना, टोटल P टोटल। अब हम P टोटल के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया, राउल्ट्स लॉ में P टोटल के बारे में नहीं बताई है। P टोटल और पार्शियल वेपर प्रेशर इनके बीच में रिलेशन जो है वो डेल्टन्स लॉ से हम
निकाल सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस या वेपर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। मतलब टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट के बीच में रिलेशन हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। अब इनकी वैल्यू जो है, ये वाला टोटल प्रेशर जो है, ये टोटल प्रेशर और इसकी वैल्यू P1 और P2 जो हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। P टोटल इक्वल टू P1 की जगह मैं लिख सकता हूँ P1 नॉट x1 और P2 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, P2 नॉट x2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे का जो स्टेप है उसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ और इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये वाला जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये कैसे आया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ। देखो अभी हमने क्या बताया भाई, P टोटल को मैं PT लिख देता हूँ, P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू हमने लिख दी है P1 नॉट x1 प्लस P2 की वैल्यू लिखी है हमने P2 नॉट x2। ओके, अब मोल फ्रैक्शंस जो हैं उनके बारे में हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, जैसे x1 और x2 दो ही कंपोनेंट हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की इक्वल होती है। मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं सॉल्यूशन में उन सभी का सम करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे दो ही कंपोनेंट 1 और 2, तो दोनों के अगर मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे तो वो 1 आएगा। अब मैं इस वाली जो इक्वेशन है उसमें इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x1 के फॉर्म में या x2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ है, कहाँ पे, ये वाला जो रिलेशन लिखा हुआ है ये किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई आपका किसके फॉर्म में, x2 के फॉर्म में। पहले मैं x2 के फॉर्म में लिख के बताऊंगा, फिर x1 के फॉर्म में भी लिख लेंगे। देखो अगर मैं x1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस x2 को इधर लेके चला जाऊँ, 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ। तो x1 की जगह मैंने क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2 लिख सकता हूँ। देखो P1 नॉट और x1 की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस x2, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P2 नॉट और x2, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करो, P1 नॉट को इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया तो P1 नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो P1 नॉट आ गया। ये P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2, ये आ गया। क्लियर है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। P1 नॉट, अब इसको ये वाली वैल्यू जो है इसको पहले लिख देता हूँ, P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। ठीक, आगे चलते हैं। P1 नॉट प्लस, अब इनमें से x2 जो है वो कॉमन निकाल दूं, मैंने x2 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट। ठीक है, और ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आया। और ये ही कहाँ पे आ रहा है, ये ही यहाँ पे भी आ रहा है, P1 नॉट, ये वाला P1 नॉट P2 माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाई बाई x2। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। देखो अभी मैंने जो है वो यहाँ पे किसको रिप्लेस किया था, x1 को रिप्लेस किया था x2 के फॉर्म में। दूसरा, वैसे NCERT में एक ही दे रखा है लेकिन दूसरा भी आपको पता होना चाहिए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि हम ये वाला ही फॉलो करें, x1 को ही रिप्लेस करना है, x2 को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। जैसे ये x2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x1, और x2 को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं दोबारा एक बार इसको और करके बता देता हूँ। देखो अभी हमने जो बताया था वो क्या था, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 था टोटल मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे x2 इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस x1, और इस x2 की वैल्यू को यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। P1 नॉट x1, ये तो यही रहा, प्लस P2 नॉट x2 की वैल्यू क्या किससे रिप्लेस करूँ, 1 माइनस x1 से। ठीक है, लिखिए इसको, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, अब ये जो है वो आएगा माइनस P2 नॉट x1।
क्लियर है, समझ में आ गया। अब x1 वाली जो वैल्यूज हैं उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ और P2 को आगे लिख देता हूँ। ये P2 नोट ये लिख दिया प्लस P2 नोट प्लस, अब यहाँ पे मैंने x1 कॉमन निकाला, ठीक है, और P1 नोट माइनस P2 नोट ये लिख दिया। तो ये भी तो क्या आया, टोटल प्रेशर ही आया। तो कहने का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर की दो आपके पास आ गए टोटल प्रेशर, ये भी टोटल प्रेशर है और आप इसको क्या लिख सकते हैं, P2 नोट प्लस P1 नोट माइनस P2 नोट मल्टीप्लाई बाई x1। ये भी हमारा क्या है, टोटल प्रेशर का ही फॉर्मूला है। ये भी टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है, तो ये भी टोटल प्रेशर का ही फॉर्मूला है। दोनों मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टेज में था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करके बता दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। दोनों ही, ये वाला फॉर्मूला भी सही है टोटल प्रेशर के लिए और ये वाला फॉर्मूला भी सही है। दोनों एक तरह से कह सकते हैं एक ही टाइप के फॉर्मूला हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। इनका सभी का सिंबल्स का मतलब आपको समझ में आ चुका है। टोटल प्रेशर PT है, P2 नॉट जो है वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है सेकंड कंपोनेंट का, P1 नॉट जो है वो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन और x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये सभी इसके सिंबल है। ठीक, चलिए जी आगे बात करते हैं। अब ये हमने ये वाली इक्वेशंस तो निकाल ली हैं, ठीक है, ये इक्वेशंस निकाल ली हैं, लेकिन देखो ये इक्वेशंस आपको याद भी रखनी है ना, ये वाली दोनों इक्वेशंस याद रखनी है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होगा, न्यूमेरिकल आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी हैं, है ना, कंपैरेटिवली। अब इनसे कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं, उन कॉन्क्लूजन्स की बात कर लेते हैं। 3 कॉन्क्लूजन्स हैं। सबसे फर्स्ट कॉन्क्लूजन है टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। देखो भाई, टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, टोटल वेपर प्रेशर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे PT करके या P टोटल करके लिख देता हूँ। तो ये टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देख लो यहाँ पे इस PT में यहाँ पे सिर्फ x2 आ रहा है, या फिर दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इस वाले फॉर्मूला में सिर्फ x1 आ रहा है। मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 2 वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है वो NCERT में नहीं कि 1 है, कंपोनेंट 1 के साथ में भी लीनियर ही होता है। कैसे होता है वो समझिएगा। देखो यार, यहाँ पे इसको मैं इस वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसको आप लीनियर इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है y = c + mx से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। y जो है वो टोटल प्रेशर है और c इंटरसेप्ट ये P1 नोट है और यहाँ पे ये P2 नोट माइनस P1 नोट ये स्लोप है और x2 जो है वो y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इक्वेशन, ये जो टोटल वेपर प्रेशर की जो इक्वेशन है वो इस लीनियर इक्वेशन के साथ में मैच कर रही है। मतलब इसके साथ में जो रिलेशन होगा x और y में जो रिलेशन होगा वो लीनियर रिलेशन होगा, है ना। यानी कि टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट में जो रिलेशन होगा वो लीनियरली वो वेरी करेंगे। क्लियर है। ये आगे हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से भी आप इन सब चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ इनके जो कंक्लूजन्स आए हैं यहाँ पे, ये वाले जो हमने पढ़े हैं, ये राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे जो कंक्लूजन्स हैं या इक्वेशंस हैं, उनसे ही मैं कंक्लूजन्स बता रहा हूँ। इन कंक्लूजन्स को आप इन ग्राफ से भी आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार ग्राफ भी समझ लोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन है, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2 total pressure over the solution decrease or increase with the increase of the mole fraction of the component। देखो ध्यान से समझना इसको। थर्ड जो है वो क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है ये PT जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है P1 नोट और P2 नोट, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट लाइन में ये डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 1 and 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन
पूरे सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो वैल्यू है टोटल वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? डिपेंड करेगा P1 नोट और P2 नोट की वैल्यूज के ऊपर। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूँ तो आप इस तरह से इसको देखना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये एक और पेज ले लेता हूँ और इसको आप और थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे, अभी हमने बात की कि जो वैल्यू है कौन सी भाई, ये वाला देखो, टोटल प्रेशर की जो इक्वेशन है दैट इज P टोटल इक्वल टू P1 नोट, इसी को ले लेता हूँ, कोई सी भी ले सकते हो आप, दूसरी वाली भी ले सकते हो, P2 नोट माइनस P1 नोट और x2। अब यहाँ पे देखो जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका स्लोप जो होगा ये m, ये ही है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये होगा। ठीक, चलिए जी, अगर मैं बात करूँ P2 नोट माइनस P1 नोट, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ भाई कि जो स्लोप जो होगा वो इस तरह से वेरी करेगा, मतलब स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये सुनो है ना। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब P2 की वैल्यू ज़्यादा है, P1 की वैल्यू कम है, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब टोटल प्रेशर और x2 वाला जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव स्लोप के साथ में ग्राफ होगा। लेकिन अगर P2 नोट और P1 नोट की वैल्यू नेगेटिव आए, नेगेटिव कब आएगी? जब ये पॉजिटिव कब आएगी? पॉजिटिव का तो मैं लिख देता हूं जब P2 की वैल्यू, P2 नोट की वैल्यू P1 नोट से ज़्यादा होगी। नेगेटिव कब आएगी ये वैल्यू नेगेटिव तब आएगी जब P1 नोट ज़्यादा होगा, P1 नोट ज़्यादा होगा P2 नोट से। तो ये वैल्यू किस तरह से आएगी? लीनियरली होगी लेकिन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, लीनियरली होगा लेकिन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे x2 होगा और यहाँ पे P2 नोट होगा, तो जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये वाली बात कि डिपेंड करता है कि जो इनकी वैल्यू जो है वो टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज या इंक्रीज भी हो सकता है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है जो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स हैं उनके वेपर प्रेशर के ऊपर। क्लियर, समझ में आया? तो ये हमारे 3 कंक्लूजन हो गए जो हमने राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे जो कुछ इक्वेशन डेराइव की थी उनके। अब हम बात कर लेते हैं स्लोप के ऊपर। अब ये जो ग्राफ है ना यार, इसको देख के कई बार स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, ये किस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे एक ग्राफ नहीं है, ये 3 ग्राफ को एक साथ कंबाइन कर रखा है। देखो फर्स्ट ग्राफ ये है जो ये डॉट डॉट लाइन वाले दिख रहा है, ये वाला जो डॉट डॉट लाइन वाला दिख रहा है ये एक ग्राफ है ना। दूसरा ग्राफ ये वाला ग्राफ है, कैसे आए वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 3 ग्राफ हैं। और तीसरा ग्राफ ये वाला ग्राफ है। तीनों को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। पहले मैं आपको अलग अलग समझाता हूँ, फिर इसको कंबाइंडली आप एक बार पढ़ना, फिर समझ में आएगा। देखो उन 3 में से सबसे पहला ग्राफ है P1 और X के बीच में, यानी कि मोल फ्रैक्शन और P1 के बीच में। P1 और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है P1 इक्वल टू P1 नॉट मल्टीप्लाई बाई x1। तो इसके लिए सबसे पहले x1 की वैल्यू हम एक बार 1 रखेंगे और x1 की वैल्यू दूसरी बार 0 रखेंगे, जिससे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे और उन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा। देखो x1 की वैल्यू सबसे पहले हम 1 रखते हैं, इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू 1 रखी तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाती है? P1 नॉट आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि x1 की वैल्यू 1 का मतलब है कि सिर्फ इनिशियली मैंने क्या लिया कि फर्स्ट प्योर कंपोनेंट लिया, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसका इक्वल होगा? P1 नॉट होगा। वो आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है तो उसकी जो वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट के इक्वल होगा। दूसरी वैल्यू जब हम x1 की वैल्यू 0 रख दें, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो P1 जो होगा वो 0 आएगा, मतलब प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब x1 की वैल्यू हमने 0 रख दी तो प्रेशर जो है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनको हमने क्या किया? मैच कर दिया, तो ये फर्स्ट वाला ग्राफ आ गया। इसी तरह से सिमिलर बेसिस पे हम किसके कर सकते हैं? P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, इसके लिए निकाल सकते हैं। वैसे ही x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पहले 1 रखें और x2 की वैल्यू एक बार 0 रखें।
x2 की वैल्यू जैसी 1 रखोगे तो p2 इक्वल टू आ जाएगा p2 नॉट, है ना। तो x2 की वैल्यू आपने 0 रखी, है ना। ये एक बार उल्टा ग्राफ बनाया, मतलब सिर्फ हमने एक्सिस जो है वो x और y वैसे ही हैं, सिर्फ हमने x एक्सिस जो है वो y एक्सिस जो है वो इधर ले लिया, वहाँ पे वेपर प्रेशर ही है। अगर मैंने x2 की वैल्यू जो है वो 1 रखी तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो p2 नॉट आएगा, ये वाला। और x2 की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी, x2 की वैल्यू मैंने अगर 0 कर दी तो मेरे पास जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 0 आ गया। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये P2 के लिए लाइन आ गई। अब मैंने ऐसे क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि मैं दोनों ग्राफ को एक साथ कंबाइन करके लिख सकूं। अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन कर देता हूं तो कंबाइन करने से मेरे पास क्या आएगा, ये इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे। ये वाला ग्राफ इस तरह से आ गया, मतलब जो P1 P2 जो वेरी कर रहा है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, और P1 जो वेरी कर रहा है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। क्लियर है। दूसरा जो है वो हम टोटल प्रेशर भी, और टोटल प्रेशर और वेपर प्रेशर के बीच में भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो चाहें तो हम इन दोनों ग्राफ के हर एक पॉइंट को ऐड करते हुए क्या करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो भी ये ग्राफ आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने जो टोटल प्रेशर की इक्वेशन पढ़ी है, कौन सी, P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट इंटू x2, इससे भी ये ग्राफ आ जाएगा। एक बार इसमें x की वैल्यू 1 रखें और एक बार इसमें x की वैल्यू 0 रखें, तो भी हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। या फिर इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो x एक्सिस पे x2 ले रखा है और y एक्सिस पे इसमें क्या ले रखा है, वेपर प्रेशर ले रखा है, टोटल वेपर प्रेशर ले रखा है, तो भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्ट जो आएगा वो P1 नोट आ जाएगा। ये P1 नोट इंटरसेक्ट आ गया है और ये लीनियर लाइन, ये वाली लीनियर फॉर्म में टोटल वेपर प्रेशर आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो ग्राफ है, टोटल 3 ग्राफ हैं, P1 P2 और टोटल प्रेशर के साथ में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन किस तरह से वेरी करते हैं, इनके बारे में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया ये ग्राफ किस तरह से आए। ये 3 ग्राफ हैं और तीनों ग्राफ ये अलग अलग हैं, है ना। ये P2 का ग्राफ किससे आया, P2 वाला ग्राफ जो आया वो आया P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 से। ये P1 वाला जो ग्राफ आया वो आया P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 से। और टोटल प्रेशर वाला जो ग्राफ आया है वो कौन सी इक्वेशन से आया है, P2 इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, इस इक्वेशन से ये वाला ग्राफ आया है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ये ग्राफ आराम से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो अजम्पशन लिया गया है वो ये लिया गया है कि जो P1 नोट है वो कम है और P2 नोट ज़्यादा है। देख भी सकते हो P1 नोट की वैल्यू ये है, इतनी है, जबकि P2 नोट जो है वो ज़्यादा है, इतनी है। P2 नोट जो है वो कितना है, इतना है। तो यहाँ पे ये अजम्पशन लिया गया है कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है कंपैरेटिवली फर्स्ट कंपोनेंट के। क्लियर, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, देन द यूजिंग डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब अभी तक x1 और x2 क्या थे भाई, x1 और x2 जो थे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम वेपर फॉर्म में फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो उनके मोल फ्रैक्शन y1 और y2 अगर हम कंसिडर कर लें तो P1 को मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहें तो P1 हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू y1 इंटू टोटल प्रेशर। इसी तरह से P2 को लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, P2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन वेपर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। इन जनरल ये बोल सकते हैं कि Pi जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के लिए कॉमन हम लिख सकते हैं Pi इक्वल टू yi इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारे किसके, राउल्ट्स लॉ के बारे में और इनके ग्राफ्स के बारे में। अब इनके बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोइथेन एट 298 केल्विन आर 200 mm ऑफ Hg एंड 400 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये 298 केल्विन टेम्परेचर पे क्लोरोफॉर्म का जो CHCl3 प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 200 mm ऑफ Hg। और प्योर फॉर्म में
CH2Cl2 डाइक्लोरो इथेन का जो वेपर प्रेशर गिवन है वो दे रखा है 415 mm ऑफ Hg। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या क्या पूछ रखा है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ CH3Cl मतलब क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोइथेन एट 298 केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर पूछ रखा है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा है। क्या है, P टोटल इक्वल टू क्या होगा, P1 नोट प्लस P2 नोट माइनस P1 नोट मल्टीप्लाई बाई x2। अब देखो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, P1 नोट और P2 नोट इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, लेकिन x2 नोट के बारे में हमें नहीं पता है। पहले तो आप ये डिसाइड करें P1 और P1 नोट और P2 नोट किस किस को हम अज्यूम कर रहे हैं। तो देखो भाई, किसी को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने पहले भी बात कर ली है अभी कि P2 नोट जो है वो ज़्यादा है P1 नोट। अभी तक जितने भी हमने फॉर्मूला डेराइव किए हैं वो इस अजम्पशन के साथ में किए हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर कंपोनेंट ये होगा और 1 नंबर कंपोनेंट ये होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि इनका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मोल्स निकालने होंगे। और मोल्स निकालने के लिए यहाँ पे मास तो गिवन है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। देखो मोलिकुलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 इतना एटॉमिक मास लेने के बाद में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन का अगर मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेम कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 अगर लेंगे तो इसका मोलर मास जो आएगा वो कितना आएगा, 85 ग्राम पर मोल आ गया। अब इसका मास जो दे रखा है ना, मास गिवन मास कितना है भाई, गिवन मास है क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म कितना है 25.5 ग्राम और ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, और दूसरा है 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन, 40 ग्राम क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है। ठीक, अब यहाँ से मोल्स निकाल लेते हैं भाई। मोल्स को n से लिखते हैं, है ना। मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म ये कितना आ जाएगा, 25.5 डिवाइडेड बाई 119.5, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.213 मोल। इसी तरह से आप डाइक्लोरोमीथेन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी आती है, 40 डिवाइडेड बाई 85, इसको कैलकुलेट करें 0.47 मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स आ गए भाई ना, दोनों के, क्लोरोफॉर्म के भी डाइक्लोरोमीथेन के। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब डाइक्लोरोमीथेन के हमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अभी डाइक्लोरोमीथेन के ही मोल फ्रैक्शन रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाइक्लोरोमीथेन का मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल कितने हैं, 0.47 प्लस 0.213। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.688। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, P1 नोट है, P2 नोट है, P1 नोट है ये और x2 है। इन वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, है ना। P1 नोट जो है वो कितनी है, P1 नोट है 200, P1 नोट 200 मैंने लिखी, प्लस P2 नोट 415 माइनस P2 नोट आया 200 मल्टीप्लाई बाई x2 की वैल्यू जो आई है वो आई है 0.688। क्लियर है, यही वैल्यूज़ आएंगी। इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो प्रेशर की वैल्यू आएगी, वेपर प्रेशर जो आएगा वो आएगा 347.9 mm ऑफ Hg। आप कैलकुलेशंस को एक बार अगेन वेरीफाई कर सकते हैं, मैं जस्ट एक बार ये डायरेक्ट ही कैलकुलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट जो है वो वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन वेपर फेज। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज मतलब क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ y1 और y2 पूछा हुआ है। y1 और y2 क्या होगा, देखो P1 इक्वल टू y1 और P टोटल ऐसे था। ठीक है, तो y1 इक्वल टू क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाई P टोटल, यही होगा y1। ठीक है,
और y2 सिमिलर पैटर्न पे क्या हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई P टोटल। अब हमारे पास y1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए P1 रिक्वायर्ड है ना, और P1 जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। P1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, P1 इक्वल टू हमें पता है P1 नोट इंटू x1 नोट, x1 है ना, और P1 नोट की वैल्यू हमें अभी निकाली थी, कितनी है देखो गिवन है क्वेश्चन में, P1 नोट इज 200। x1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, x2 की निकाली थी, x1 की निकाल सकते हैं। तो x1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, और 1 माइनस x2 कितना है 0.688, और यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई है 0.312, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 0.312 हम कर देंगे, तो ये P1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P1 की वैल्यू कितनी आई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 62.4 mm ऑफ Hg। इसी तरह से हम P2 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि P2 की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी ना, तो P2 भी निकाल सकते हैं। तो P2 नॉट और x2, P2 नॉट की वैल्यू है 415 और x2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी 0.688। इनको कैलकुलेट करें आप, कैलकुलेट करने से ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 285.5। ओके, तो y1 और y2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। P1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास ये, P2 की वैल्यू आ गई है ये, यहाँ पे डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर के साथ में कर देंगे। तो देखो भाई y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, y1 की वैल्यू P1 कितना है 62.4 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल प्रेशर अभी निकाला था ये 347.9। इसको कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेट करने से आएगा हमारा कितना 0.18। ठीक है, y2 निकालना चाहें तो P2 की वैल्यू, P2 ये रहा 285.5 डिवाइडेड बाई 347.9, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.82। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म भी आ गया। क्लियर है, समझ में आया, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है राउट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउट्स लॉ क्या था, राउट्स लॉ था कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, और इसको जब हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तो हमारे पास आ गया था इस तरह से, या फिर सेकेंड कंपोनेंट के लिए लिख रहे थे तो हम इस तरह से लिख रहे थे P2 नॉट इंटू x2, यही लिख रहे थे, या फिर हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं Pi इक्वल टू Pi नॉट, जो भी हमारे पास कंपोनेंट है, मल्टीप्लाई बाई उसका मोल फ्रैक्शन किस में, सॉल्यूशन फॉर्म में, तो इसको हम जनरली ये लिख सकते हैं। ओके, और हेनरी लॉ में हमने देखा था कि जो प्रेशर था वो सॉल्युबिलिटी के साथ में किस तरह से रिलेशन में था, P इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाई x। तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू Pi या P नॉट मल्टीप्लाई बाई x1 या x। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ये मोल फ्रैक्शन, या यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया था। क्लियर है, तो अगर ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो अगर इस ये P नोट का मतलब प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस केस में जो राउल्ट्स लॉ है वो ही हेनरी लॉ होगा। क्लियर है, वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। It can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction in the solution. Only the proportionality constant Kh differ from the P1 naught या Pi naught. Thus, Raoult's law become a special case of Henry's law in which Kh become equal to Pi या P1 naught. क्लियर है, तो अगर KH और P1 नॉट इक्वल हो जाते हैं तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों ही एक तरह से हैं। तो कह सकते हैं ना हम यहाँ पे कि जो हेनरी लॉ जो हम गैसियस लिक्विड गैसियस स्टेट के लिए या गैसियस सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे थे, वही राउल्ट्स ने लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन के लिए बोला। क्लियर, ओके। नेक्स्ट टाइप के जो हैं वो हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अब लिक्विड टाइप का हमने बात कर लिया है, अब सॉलिड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में और बात कर लेते हैं, उनका वेपर प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो
अभी थोड़ा सा वैसे समझ लो जर्नली। देखो हमने अभी बात की थी दो लिक्विड हैं और दोनों लिक्विड जो हैं वो वॉलेटाइल हैं, मतलब दोनों लिक्विड वॉलेटाइल हैं, तो दोनों की वेपर्स बन रही थी, इसकी भी वेपर इसकी भी वेपर। अब एक नॉन वॉलेटाइल आ जाए, इस लिक्विड को हटा के मैंने सपोज लगा दिया एक नॉन वॉलेटाइल, तो इसकी तो वेपर्स नहीं बनेंगी ना, तो वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ एक लिक्विड की वजह से होगा। यही बात हुई, मतलब टोटल प्रेशर जो है या टोटल वेपर प्रेशर जो है वो लिक्विड का ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली लिक्विड सॉलिड का। क्लियर है? यही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आगे एक बार पढ़ लेते हैं। Another important class of solution contains the solid dissolved in the liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea or cane sugar in water and iodine sulfur dissolved in carbon disulfide. कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड है, उसमें सल्फर या आयोडीन डिजोल्व हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सॉलिड इन लिक्विड टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। Some physical property of these solution are quite different from those pure solvent. For example, vapor pressure. We have learned in class 11th the liquid at a given temperature vaporize and under equilibrium condition the vapor pressure exerted by the vapors of the liquid over the liquid phase is called vapor pressure. Vapor pressure के बारे में हमने already starting में पढ़ लिया था, वही vapor pressure की definition दी है। In a pure liquid the entire surface is occupied by the molecule of liquids. यस, यहाँ पे वही मॉलिक्यूलर लेवल से एक्सप्लेन कर रहे हैं वेपर प्रेशर को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ना, उसी तरह का एक्सप्लेनेशन। देखो अगर मैंने एक लिक्विड लिया और वो प्योर सॉल्वेंट है, मतलब प्योर ही एक वॉलेटाइल लिक्विड है, तो उसके सरफेस के ऊपर सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे लिक्विड के पार्टिकल होंगे, और ये लिक्विड के पार्टिकल किस में जा सकते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने थोड़े से सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दिए, है ना, जैसे 1 मोल सॉल्वेंट लिया और 1 मोल इसमें सॉल्यूट डाल दिया जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो इसके जो सरफेस के ऊपर जो लेयर होगी, सरफेस के सबसे टॉप वाली लेयर होगी, उसमें लिक्विड के साथ साथ में कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी होंगे। मतलब पहले जहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स वॉलेटाइल हो सकते थे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे, वहीं हमने सॉलिड ऐड करके क्या कर दिया, उसके लिए स्पेस कम कर दिया, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर कम कर दिया जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकें। क्लियर है? इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी जो वेपर प्रेशर होगा, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड टाइप के क्या है, सॉल्यूशन है, इस तरह का सॉल्यूशन है, तो यहाँ ऑब्वियसली किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसमें प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर? इफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द solvent to given solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone. This vapor pressure of the solution at the given temperature found will be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. क्लियर है? मतलब कहाँ किस में वेपर प्रेशर कम होगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। रीज़न आप इजीली बता ही सकते हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सॉलिड की वजह से जो सॉलिड ने सरफेस ऑक्यूपाई की है, वो नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई की है, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर कम होगा। इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, thereby the fraction of the surface covered by the solvent get reduced. Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface corresponding the reduced, thus vapor pressure is also reduced. The decrease in vapor pressure of the solvent depend upon the quantity of non-volatile solute present in the solution, respectively its nature. For example, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kilogram water is nearly similar to that produced by adding 1 mole urea to the same quantity of water in the same temperature. Clear है? मतलब क्या बोल रहा है इसमें, सिंपल से यही बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वेपर प्रेशर किसका कितना रिड्यूस होगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे आपने जो सॉलिड लिया है वो सॉलिड कौन से टाइप का है, कोई सा भी हो, बस इतना सा है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल नेचर के होंगे उतना ही इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 1 मोल सुक्रोस लिया है या फिर 1 मोल यूरिया, दोनों ही केस में लगभग सेम ही वेपर प्रेशर में रिडक्शन आएगा।
Raoult's law in its general form can be stated that for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction. ये हमने स्टेटमेंट देख ही लिया है कि वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, राउल्ट्स लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए बात करता है, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. In a binary solution, let us denote the solvent by 1 and solute by 2, है ना, ये पहले बता दिया. When the solute is non-volatile, only the solvent molecule are present in vapor phase and contribute the vapor pressure. Let P1 be the vapor pressure of the solvent, X1 be its mole fraction, P1 not vapor pressure in pure state. Then the according to Raoult's law, P1 equal to is directly proportional to X1 एंड प्रोपोर्शनेशन साइन हटाएंगे तो यहाँ पे P1 नॉट आ जाएगा, तो इस P1 इक्वल टू P1 X1 इंटू P1 नॉट. क्लियर है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो वॉलेटाइल नेचर का है, दूसरा जो कंपोनेंट है वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, इसीलिए जो प्रेशर वेपर प्रेशर होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं. द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज The proportionality constant is equal to the vapor pressure of the pure solvent P1 naught. A plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear. ठीक है, इस तरह का लीनियर रिलेशनशिप होगा. तो कहने का मतलब ये है, जो हमने लिक्विड लिक्विड टाइप का जो सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, अगर उसमें से एक लिक्विड को सॉलिड से रिप्लेस कर दिया, मतलब जो सॉल्यूट है उसको सॉलिड से रिप्लेस कर लिया जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, तो उसका वेपर प्रेशर एकदम से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है. तो उसी में आप कह सकते हो जो लिक्विड लिक्विड टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उसमें ही हमने एक पार्ट को ज़ीरो कर दिया, और उसी के बेसिस पे उसी तरह से हमने यहाँ से या तो उस तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिक्विड लिक्विड टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से एक लिक्विड जो है वो सॉलिड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है. अब नॉन वॉलेटाइल नेचर है तो उसका कोई वेपर नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा. तो एक तरह से लिक्विड लिक्विड टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनका एक स्पेशल टाइप हो गया सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस, जिनमें सॉलिड नॉन वॉलेटाइल की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है. इसीलिए वेपर प्रेशर ड्यू टू वॉलेटाइल कंपोनेंट इक्वल टू P1 इक्वल टू X1 इंटू P1 नॉट होगा. क्लियर है, समझ में आ गया. और ये ग्राफ जो है वो इस तरह से इसको हम डिनोट कर सकते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो इतना होगा, और मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे सॉल्वेंट का इंक्रीज होगा उसका जो मोल इसका वेपर प्रेशर जो है वो वैसे वैसे इंक्रीज होगा. वैसे भी बोल सकते हो कि जो वॉलेटाइल लिक्विड है ना, वॉलेटाइल लिक्विड जो है उसका जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, वॉलेटाइल लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वेपर्स इंक्रीज होंगे, वेपर्स इंक्रीज होंगी तो इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, इसीलिए ये इस तरह की लीनियर लाइन आएगी. क्लियर है, समझ में आ गया. आई होप आपको राउल्ट लॉ समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया है, एक बार रिवीजन और करें. नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. थैंक यू.